हेलो बच्चों, मैं मधु फ्यूचर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि उस दिन हम लोग ने भाषा के बारे में जाना कि भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी उसके जितने भी तथ्य थे उसका वर्णन किए और उसके बारे में जाने। आज ठीक उसी प्रकार हम जानेंगे कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है, इसका कौन कौन से तथ्य होंगे, कितने प्रकार होंगे, इसकी संख्या कितनी होगी। तो चलिए चलते हैं कि वर्ण के पास कि वर्ण क्या है। देखिए, वर्ण यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, नहीं तो अक्षर कहा जाता है। यानी वैसा वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसको तोड़ नहीं सकते, जिसका खंडन या टुकड़ा नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे कि अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, छोटी हो जाएगा, क हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, यानी वैसा वर्ण जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, दो खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए वर्ण के प्रकार के बारे में जानते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन। सबसे पहले उसके पहले जानेंगे कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, यानी जैसे कि अ, आ, क, ख, इन सभी के समूहों को, इन सभी के सम्मेलन को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आगे जो है वो है वर्ण के प्रकार, यानी वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो वर्ण के मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला जो है, पहला प्रकार स्वर वर्ण है और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण है। पहले प्रकार को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण और दूसरे प्रकार को व्यंजन वर्ण। यानी वर्ण के दो प्रकार है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, यानी ये स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। इसका जब इस वर्ण का जब उच्चारण किया जाता है तो अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता, ये स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है या बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ इत्यादि। ठीक है, यानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे कहते हैं स्वर वर्ण। अब अगला जो है भेद वो है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो इसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वर जो है उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन में क्या होता है? स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे कि परिभाषा दिया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, अन्य वर्ण का मतलब स्वरों की सहायता, स्वर वर्णों की सहायता। ठीक है, यानी वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क। अब देखिए, ये जो क जो बनता है, क का निर्माण होता है, इसके उच्चारण में अ आता है, जैसे क हलंत प्लस अ, यानी क के पूर्ण रूप से निर्माण में स्वरों की मात्रा होती है। ठीक है, अगला जानेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार, कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के तीन प्रकार है, जिसमें कि पहला प्रकार जो है वो है ह्रस्व स्वर। पहला प्रकार कौन सा है? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, पहला प्रकार ह्रस्व स्वर, दूसरा जो है दीर्घ स्वर और तीसरा जो है पलुप्त स्वर। तो ये ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो इसके उच्चारण में क्या होता है? सबसे कम समय लगता है। जब इस वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, तो इसमें सबसे कम समय लगता है। जैसे कि देखिए क्या है, अ, ठीक है, छोटी ई, छोटा ऊ और री,
इसके उच्चारण में या फिर इन जब वर्णों को बोला जाता है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, जबकि ठीक इसके विपरीत क्या है, दीर्घ स्वर। यानी इसमें क्या होता है कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा, यानी इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। एग्जाम्पल में देखिए, आ हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, बड़ा ऊ, ए इत्यादि। ठीक है, यानी ये चारों को छोड़कर बाकी जितने स्वर आएंगे वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है और इसमें इसकी अपेक्षा थोड़ा कम समय लगता है। जैसे कि अ बोलने पे ज्यादा समय नहीं लग रहा है, लेकिन वही जब हम आ की उच्चारण करते हैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। यानी दीर्घ स्वर क्या है, तो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला जो है वो है पलुप्त स्वर। तो ये क्या होता है, तो पलुप्त स्वर वैसा स्वर है जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा सबसे ज्यादा समय लगता है, या हम बोल सकते हैं कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं, पलुप्त स्वर। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, ओम का उच्चारण करते हैं तो अ हो या आ हो, इन दोनों की अपेक्षा इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, पलुप्त स्वर कहते हैं। अब चलिए पहले इस सब का परिभाषा देख ले कि क्या क्या है। पहला जो है ह्रस्व का है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, यानी इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। एग्जाम्पल बता दिए, जैसे कि अ, छोटी, छोटा ऊ और री। इसकी जो संख्या होती है, ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो होता है 4। ठीक है, यानी वैसा स्वर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, जैसे कि अ, छोटी, छोटा ऊ और री, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। अगला जो है वो है दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, यानी इसकी अपेक्षा क्या लगता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया है कि इन ह्रस्व स्वर की संख्या को छोड़कर बाकी जितने स्वर आते हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे नोट में भी दिया गया है कि ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है तथा इन चारों को छोड़कर बाकी जितने स्वर आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो है पलुप्त स्वर क्या है, तो अभी बताया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है। जब ये बोला जाता है तो ये क्या, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा में इसके उच्चारण में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ओम हो जाएगा। ठीक है, या फिर नोट में दिया गया है कि जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो उसमें क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है, जैसे कि ओ ए। ठीक है, यानी दूर से व्यक्ति को जब पुकारा जाता है तो उसमें क्या लगता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो वो किस स्वर के अंतर्गत आएगा, तो वो आता है दीर्घ पलुप्त स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलिए जाति के आधार पर जानेंगे कि स्वर के कितने प्रकार है और कौन कौन है। ठीक है, तो जाति के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार। जाति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार, 2 है। पहला जो है सजातीय और दूसरा जो है विजातीय। सजातीय स्वर क्या होता है, सजातीय का मतलब होता है एक समान, एक जात। विजातीय का मतलब जो अलग अलग हो, अलग अलग जात का हो। ठीक है, तो जानेंगे कि क्या है सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है परिभाषा, कि ये स्वर अपने ही वर्ग या समान उच्चारण स्थान से बने होते हैं। ठीक है, सजातीय में क्या होता है, जिस स्वर का क्या होता है उच्चारण किया जाता है या एक अन्य स्वरों की उच्चारण करके बनाया जाता है, वो क्या होता है, दोनों समान होता है। जैसे कि देखिए अ प्लस अ मिलके बनता है आ, ये दोनों क्या है, समान है। यानी जब समान जात का हो और उससे जो बना अन्य स्वर हो वो कहलाता है सजातीय स्वर। क्या कहलाता है, सजातीय स्वर। एक और एग्जांपल देख लीजिए,
छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बनता है? बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनता है? बड़ा ऊ। यानी ये दोनों जो वर्ण है, दोनों जो अक्षर है वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। इसे हम क्या कहेंगे? सजातीय कहेंगे। क्या कहेंगे? सजातीय स्वर कहेंगे। अगला जो है वो है विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर क्या है? तो ये स्वर अलग अलग जातियों से मिलकर बने होते हैं। यानी जिस प्रकार सजातीय में था कि दोनों समान था, ठीक है, दोनों जो अक्षर था वो समान था, उससे जो बना वो सजातीय के अंतर्गत आता है। लेकिन विजातीय में क्या होता है? इसमें जो दोनों अक्षर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ प्लस ई मिलके ए बनता है। ठीक है, अ प्लस ए मिलके ए बनता है। अ प्लस उ मिलके ओ बनता है। अ प्लस ओ मिलके औ बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दोनों स्वर, दोनों अक्षर हैं, जैसे कि अ और ई, दोनों क्या है? अलग अलग है। और इससे जो नया स्वर का निर्माण हुआ है वो किसके अंतर्गत आएगा? विजातीय के अंतर्गत, क्योंकि दोनों वर्ण क्या है? अलग अलग है। जब समान रहे तो सजातीय, और जब अलग अलग रहे तो किसके अंतर्गत आएगा? विजातीय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3, और जाति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला जो है सजातीय और दूसरा है विजातीय। अब देखिए, अब हम व्यंजन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन होता है। तो स्वरों की जो संख्या होती है वो होता है 11। स्वरों की संख्या 11 होता है। और यदि कोई पूछे कि कुल स्वरों की संख्या, तो वो होता है 13। अभी 11 और कुल 2 कौन जुड़ रहा है? तो देखिए क्या है इसके अंतर्गत, 11 के अंतर्गत अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ओ। अब गिनेंगे तो इसकी संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी संख्या हो गया? 11। लेकिन ये कुल स्वरों की संख्या 13 कहाँ से आता है? तो जो अन और अ रहता है, अन और अ, ये दोनों मिलाकर कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। और इसको कहा जाता है, इस दोनों को कहा जाता है अयोग्यवाद स्वर कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों स्वरों का क्या कहा जाता है? अयोग्यवा। यदि कोई आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11, और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। तो फिर 2 कौन जुड़ता है? तो यही अयोग्यवाद जुड़ता है, अन और अ। अन को अनुस्वार कहा जाता है और अ को विसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके दोनों दोनों रूपों को, सम्मिलित रूपों को क्या कहा जाता है? अयोग्यवाद कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, स्वर किसे कहते हैं, इसकी कितनी संख्या है। तो अगला हम चलेंगे व्यंजन के पास कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए व्यंजन क्या है। तो अभी हम बताएं कि व्यंजन में क्या होता है। जैसे कि स्वर के जब उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, तो अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है? इसमें अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है। जैसे कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता क्या की जाती है? ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि बताए हैं कि क्या हो जाएगा, क का उच्चारण किससे होता है? क हलंत प्लस अ। ठीक है, यानी जब हम क का उच्चारण करते हैं, या ख का, या च का, या प का, इसमें सभी में क्या आता है? स्वरों की मात्रा आती है। अब इसे जानेंगे कि इस व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो उच्चारण के आधार पे
उच्चारण के आधार पे जो व्यंजन के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। पहला जो है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उच्चारण के आधार पे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। या मुख्य प्रकार पूछा जाए कि व्यंजन के कितने होते हैं तो 3। पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, परिभाषा के साथ जानेंगे। तो देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय क्या किया जाता है, जीभ मुख के किसी भाग में क्या होता है, स्पर्श करती है। या हम बोल सकते हैं कि वैसा वर्ण जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख का अंग कहीं ना कहीं सटता है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम जब हम क का उच्चारण करते हैं, क बोलते हैं तो ये किस अंग से उत्पन्न होता है, तो कंठ से होता है। किससे होता है, कंठ से। च बोलने पे कौन सा अंग काम करता है, तो तालु यानी जीभ, जीभ से बोला जाता है। प जब हम बोलते हैं तो किससे होता है, ओष्ठ से। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन वही है कि जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा मुख का अंग कहीं ना कहीं क्या होता है, सटता है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें परिभाषा से ज्यादा सबसे जरूरी जो है वो है उदाहरण, इसकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन होते हैं। तो याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो है 25। इसकी संख्या कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। अब 25 में कौन कौन से आते हैं, तो क वर्ग आते हैं, च वर्ग आते हैं, ट वर्ग आते हैं, त वर्ग आते हैं और प वर्ग आते हैं, यानी पूरा मिलाकर 25। ठीक है, यानी क से लेके म तक, क से लेके म तक कोई भी आ जाए वो कौन सा व्यंजन कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, अगला चलिए, अगला जो है वो है अंतस्थ व्यंजन। कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन की स्थिति में होता है, किसकी स्थिति में होता है, स्वर और व्यंजन की स्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन इसके अंतर्गत आता है, तो य, र, ल और व। ठीक है, बस इसका उदाहरण और संख्या हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। परिभाषा से भी ज्यादा जरूरी क्या है, तो उदाहरण और संख्या। ठीक है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। कौन कौन होता है, तो क से लेके म तक जितने भी वर्ण आएंगे वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत होगा। ठीक है, और वही अंतस्थ व्यंजन क्या होगा, तो इसकी संख्या 4 होती है और वो होता है य, र, ल और व। ठीक है, अगला जो है वो है उसमें व्यंजन। तो उसमें व्यंजन क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, यानी जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इन व्यंजनों को जब बोला जाता है तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, तो होता है तलावे स, मूर्धन्य स, दंटी स और ह। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 4, तलावे स, मूर्धन्य स, दंटी स और ह। तो ये हो गया उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अगला चलते हैं हम कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 33 होती है। और यदि कोई पूछे कि इसकी कुल संख्या कितनी होगी, तो क्या होगी, 36। तो 36 कैसे, जैसे कि क से लेके म तक जो होता है वो होता है 25। ठीक है, इसमें अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। उसमें व्यंजन की संख्या 4, कितना हो गया, 33 हो गया। फिर ये 3 कौन जुड़ता है, तो ये जो 3 है वो है संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र और ज्ञ। इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि व्यंजनों की कोई संख्या पूछे तो कितनी होती है,
33 और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। तो तीन कौन कौन सा जुड़ता है? तो संयुक्त व्यंजन जुड़ता है, अक्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है, आगे जो है वो जानेंगे कि व्यंजन के अन्य भी प्रकार है, तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन जान गए कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या जो होती है 25 होती है, क से म तक। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन की संख्या जो होती है वो भी 4 होती है, तलावी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हाँ, इसकी भी संख्या 4 होती है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, और द्विगु व्यंजन, ठीक है, द्विगु व्यंजन की संख्या 2 होती है, बड़ी र और ढ। समझ में आ गया? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उसमें व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त की भी संख्या 4 और द्विगुण की 2। एक और आता है जिसे अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। इसकी संख्या होती है 5, यानी 5 कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट वाला वर्ण आएगा, जैसे कि क का अंग, च का य, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। द्विगु व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो बड़ी र और ढ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। उसमें व्यंजन तलावे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक, यानी क से लेके म तक में कोई भी वर्ण आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अब चलिए देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है, इसका परिभाषा जानेंगे। तो दो व्यंजनों के मेल से जो जिस व्यंजन का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यानी दो व्यंजनों के मेल से जिस नए व्यंजन का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी हम बताएं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो अक्षर किन किन वर्णों से मिलकर बनता है, किन व्यंजनों के मिलने से बनता है, देखेंगे। पहला जो है अक्ष, तो अक्ष बनता है क हलंत प्लस मूर्धन्य से, त्र, त हलंत र, ज्ञ, ये बनता है ज प्लस य से और स्र, ये बनता है तलाबे सा प्लस रस। ठीक है, यानी दोनों क्या है? व्यंजन है। तो दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से जिस व्यंजन का निर्माण होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्वेश्चन आएगा कि स्र किन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है? तो तलाबे सा और र से। ठीक है, अक्ष किन किन वर्णों से मिलने से बनता है? तो क और मूर्धन्य स से। अगला जो है द्विगु व्यंजन जानेंगे कि द्विगु व्यंजन है क्या। तो द्विगु व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इसकी संख्या हम बताएं, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 2 होती है। कौन कौन? बड़ी र और ढ। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है? तो देखिए, ये बिंदु सहित, यानी जब बिंदु रहेगा तो शब्दों के ये बीच में प्रयोग होगा या शब्द के बाद में प्रयोग होगा, और यही जब बिंदु दोनों में से हट जाए तो ये क्या होता है? शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, बिंदु रहित में क्या हो जाएगा? जैसे सड़क, साड़ी, इसका प्रयोग मेढक,
बिना बिंदु का प्रयोग, जैसे कि डमरू। इसका बिना बिंदु का प्रयोग, जैसे कि ढक्कन। ठीक है, यानी जब बिंदु रहेगा तो क्या होगा, शब्द के बीच या बाद में होगा, दोनों में। जैसे कि यहाँ पे ढ जो है मेढक में क्या हुआ है, बीच में प्रयोग किया गया है। और यही जब दोनों में से क्या होता है, बिंदु हट जाता है, तो ये शब्द के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डमरू हो गया, ढक्कन हो गया। ठीक है, तो इस दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलिए, अगला जो है, जो बताया अनुनासिक वर्ण क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे कि अंग, य, त्वर्गी न और म, इसको क्या कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक का मतलब होता है कि जो नाक से उच्चरित होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे इसमें कौन सा अंग का कंपन करता है, तो हमारा जो नासिक है वो कंपन करता है, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, या अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। आगे जो है, अब जानेंगे स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान। तो स्पर्श व्यंजन की बताए थे ना, संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो देखिए उच्चारण स्थान इसके, पहला जो है क वर्ग है। क वर्ग के अंतर्गत क्या आ जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग, यानी पांचों वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। ठीक है, दूसरा जो है च वर्ग, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, यानी जैसे कि च, छ, ज, झ, य। ये जब हम बोलते हैं तो हमारा जो जीभ है क्या होता है, इस पे सबसे ज्यादा बल पड़ता है, तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। अगला जो है ट वर्ग है, तो ट वर्ग के अंतर्गत क्या आएगा, ट वर्ग के पांचों जो वर्ण आएंगे वो आ जाएंगे ट वर्ग के अंतर्गत, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ और ट्वर्गी न। तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा यानी जो दांत का मसूड़ा जो ऊपर होता है वो हमारा जीभ क्या होता है, उसमें सटता है। ठीक है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा। अगला जो है वो है त वर्ग। तो त वर्ग का कोई भी यदि हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो तालु है वो दंत में क्या करता है, स्पर्श करता है। बिना स्पर्श किए हम त, थ, द, ध नहीं बोल सकते, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। और जो लास्ट है प वर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। यानी प वर्ग को उच्चारण करने में क्या होता है, हमारा जो ओठ होता है एक दूसरे में सटता है, तभी इस वर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते। उच्चारण स्थान समझ गए कि क वर्ग में कोई भी आएगा, क, ख, ग, घ, अंग, वो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। च वर्ग में कोई आए तालु हो जाएगा, ट वर्ग में आए मुर्दा हो जाएगा, त वर्ग में आए दंत हो जाएगा, और प वर्ग का कोई भी वर्ण है तो किसके उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है कुल वर्णों की संख्या, यानी वर्णों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन मिलाकर इसकी संख्या कैसे बनती है। तो याद रखिए, जो कुल वर्णों की संख्या होती है वो होता है 52। अब ये कौन कौन से होते हैं,
तो अब बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11। इसमें यदि कुल पूछा जाए तो इसमें आता है ना, अयुग्वाह को भी जोड़ लेते हैं, अयुग्वाह की संख्या। तो वो होता है 2। ठीक है, आगे व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या होती है 33, जिसमें संयुक्त व्यंजन इसमें 3 आते हैं। वो 3 जुड़ता है इसमें, अक्षात्रा और ज्ञ। फिर आता है द्विगु व्यंजन, जिसको द्विव्यंजन भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी बताए हैं? 2। ठीक है, तो अब देखिए व्यंजनों की कुल संख्या 52 हो रहा है कि नहीं? कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 3 6 6 7 8 9 10 12, हाथ में बचा 1, 3 है 1 4, 4 है 1 हासिल 5। ठीक है, यानी वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। ठीक है, तो इतना वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो स्वर क्या होते हैं? वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरों के उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो उसके उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, और वही जाति के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यंजन को जाने कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से 3 होता है। और यदि पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य रूप से 5 आता है, लेकिन एक और भी है जो क्या, अनुनासिक व्यंजन उसके अंतर्गत आता है। यानी अन्य वर्णों की संख्या, अन्य व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अन्य व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो 33, कुल व्यंजनों की संख्या 36, व्यंजन के अन्य प्रकार तो 6। ठीक है, तो इतना आप लोग को आज समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।